जो यंगर पॉपुलेशन है, जो पहले होता था कि 60 साल के ऊपर वालों को शुगर ब्लड प्रेशर होता था, जी सर। अब आजकल आप देखेंगे कि आप 30, 40, 25 साल के लड़के लड़कियों में भी ब्लड प्रेशर और शुगर की शिकायत मिल रही है। जी सर। तो ये मेन कारण है जिस वजह से, और जो शुगर और ब्लड प्रेशर जो हैं, सबसे पहले हार्ट को तो जो भी प्रॉब्लम करेंगे ही, पर किडनी को सबसे पहले इफ़ेक्ट करते हैं, किडनी को, आँख को और पैरों को इफ़ेक्ट करते हैं। तो जब किडनी इफ़ेक्ट होती है तो पहले देखिए, आप क्या नॉर्मली जाएंगे तो आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल आएगा, बट आप बाकी के टेस्ट नहीं कराएंगे, फिर नज़रअंदाज कर दिए जाएंगे। तो यूरिन में प्रोटीन आना, यूरिन में शुगर आना, ये टेस्ट नॉर्मली नहीं लोग कराते क्योंकि उनको सिम्टम शुरू में नहीं आते हैं। बट जब तक किडनी 50 से 60% डैमेज नहीं हो जाती तो तब तक क्रिएटिनिन नहीं बढ़ती है और पता ही नहीं चलता, और सब लोग मानते हैं कि हमारी क्रिएटिनिन नॉर्मल, हमारी किडनी ठीक है, और तब तक कोई परहेज़ नहीं, कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं चेक कराना, कोई नॉर्मल शुगर चेक नहीं करानी। तो उस चक्कर में और फिर एकदम से किडनी फेलियर होता है और एकदम से क्रिएटिनिन बढ़ती है और फिर उस समय प्रेजेंट करते हैं। तो फिर जिस समय जो ऑप्शन होती है वैसा इलाज किया जाता है। लैब वाले को भी देखना चाहिए, अपना रेट्स कम करे जी। लेबॉर्ट्री पर्सन तो डॉक्टर नहीं है ना जी सर। लैब वाला रेट कम करे, सिटी स्कैन वाला रेट कम करे जी सर। अल्टीमेटली ये तो इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में तो सबको लेना पड़ेगा, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है जी सर, सबको आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को, प्राइवेट कंपनीज को, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं। कोई डॉक्टर तो एमआरआई नहीं बनाया ना, एमआरआई क्यों मशीन इतनी महंगी है, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्यों नहीं बताई जाती जी सर, नहीं समझे। अब आप एक सीबीसी का टेस्ट करवाएंगे, कहीं पे 10 रुपए में हो जाता है, कहीं में 600 रुपए का भी होता है। सब स्पेशलिटी का जमाना आ गया कि गैस्ट्रो वाले अलग, नेफ्रो वाले अलग, कार्डियोलॉजी वाले अलग, सब में अपनी अपनी रिसर्च चल रही है, सुपर स्पेशलिस्ट बनते जा रहे हैं जिनको कि उस बीमारी के बारे में जनरल फिजिशियन से ज़्यादा पता है। मोर देन 99%। अब ये दोनों तरफ से ड्यूटी बनती है, एक तो मरीज की ड्यूटी बनती है कि वो सही बंदे से कोशिश करे कि सही बंदे के पास जाए, अगर मान लीजिए उसको इस तरह की बीमारी है और वो जाए। दूसरा ये है कि अगर कोई फिजिशियन उसको देख रहा है तो उसकी भी एक ये ड्यूटी बनती है कि जितनी उसकी लिमिट है वहाँ तक वो उसको ट्रीट करे। जो चीज़ के वो एक्सपर्ट नहीं है तो उसको सही समय पे उसको रेफ़र कर दिया जाए कि आप अपना इस डॉक्टर के पास जाके मिल लीजिए ताकि उसका भला हो सके टाइमली। क्योंकि किसी भी बीमारी में, मैं किडनी बीमारी नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम में न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम आपको एक समय दिया जाता है, एक बीमारी आपको एक समय देती है। अगर उस समय के अंदर अंदर उसका सही टाइम पे इलाज हो जाए तो अच्छा खासा उसका ठीक हो। नाज़रीन आदाब, आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में हमने दावत दी है डॉक्टर वरुण मित्तल साहब को, जो सीनियर किडनी ट्रांसप्लांट डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है। वो आज सोपोर आए हैं, इनके यहाँ पुराने पेशेंट है, उनका ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है, क्या नहीं होता है, उनको वो जानकारी देने यहाँ आते हैं। इस सिलसिले में हमने आज ये मौका गनीमत जाना है कि डॉक्टर साहब से चंद बातें पूछें और चंद ख्यालात का तबादला इनसे करें। तो सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए सर। तो मैं डॉक्टर वरुण मित्तल, मैं सीनियर कंसल्टेंट किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी में हूँ। मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में काम करता हूँ। मेरा जो मेन पेशा है वो किडनी जो फेलियर वाले पेशेंट्स हैं जिनको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या और भी कोई किडनी की प्रॉब्लम है तो उनके लिए मैं डील करता हूँ। मेरा कश्मीर से पुराना वास्ता है। हम कश्मीर में लास्ट 5 से 7 साल से आ रहे हैं। हमने बहुत सारे एरियाज़ में, श्रीनगर में नहीं, बाकी इंटीरियर में, साउथ कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में हमने काफ़ी काम किया है। काफ़ी लोगों के साथ मिल के, NGOs के साथ मिल के, काफ़ी लोगों के लिए, किडनी प्रॉब्लम्स के लिए हमने काफ़ी काम किया है। अच्छा। तो अनंतनाग, कुलगाम, कोकरनाग, बडगाम, ब्रिजबिहारा और इधर नॉर्थ कश्मीर में, सोपोर में, बारामूला में, बांडीपोरा में, इन सब एरियाज़ में हमने काफ़ी काम किया है जी सर। तो 100 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट हम इस पिछले 7 से 8 साल में कर चुके हैं जी सर। अच्छा नाज़रीन, डॉक्टर साहब का कहना है कि 132 ट्रांसप्लांट केसेस इन्होंने सक्सेसफुली यहाँ कश्मीर डिवीज़न JNK में, हाँ JNK किए हैं,
जो 95% सक्सेसफुल हुए हैं और अभी चल रहे हैं बड़ी अच्छी तरह से। सेहत की जो निगहदाश्त है उनकी डॉक्टर साहब खुद देख रेख उनकी कर रहे हैं और वो बिल्कुल अच्छी तरह से इस वक्त काम कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब का कहना है कि 500 से ज़्यादा इन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं बाहर, मेदंता हॉस्पिटल में, गुड़गांव में, बहुत सारे हॉस्पिटल में, बहुत सारे काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। जी जी जी। और नाज़रीन ये भी डॉक्टर साहब का कहना है कि वैसे इनके पेशेंट का कहना है कि डॉक्टर साहब के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब को फ़ोन करें वो फ़ोन पर रेस्पॉन्ड करें, ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर साहब से बात करें कि वो बात न करें जैसे कि आमतौर पे डॉक्टर लोग करते हैं। तो डॉक्टर साहब का यही मानना है कि जब भी 24 घंटा तो हमारा ये कोई भी फ़ोन करे तो मैं ऑनलाइन होगा, तो उनका जो भी प्रॉब्लम होगा तो वो फ़ोन पे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा ये मानना रहता है कि जिसकी प्रॉब्लम जिस समय है उसी समय उसको सॉल्व कर दिया जाए, ताकि वो प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। तो कोशिश तो पूरी करी जाती है कि हाँ, जिस समय जो कोई कॉल करता है, चाहे फ़ोन के माध्यम से चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उसको कांटेक्ट करके वापस से उसका जवाब दिया जाए। तो यही हमारी कोशिश रहती है और यही हमारी कोशिश जारी रहेगी। जी जी जी। डॉक्टर साहब बहुत एफिशिएंट है, बड़े इंटेलिजेंट है। तो डॉक्टर साहब से हम पहले ये जानना चाहेंगे कि एक किडनी पेशेंट या जेन्युइन जो नॉर्मल पेशेंट होता है, तो वो उसका प्रोटेक्शन या क्या प्रोटोकॉल है किडनी को सेफ रखने का? देखिए, किडनी में जो आज की तारीख में जो मेन प्रॉब्लम है वो है हमारा खान पीन, हमारा डेली लाइफस्टाइल। उस वजह से हमें आज की तारीख में शुगर और ब्लड प्रेशर का काफ़ी लोगों में इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है, सिर्फ बिकॉज़ कि हमारी डाइट और हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम मेहनत का काम छोड़ दिए हैं, एक्सरसाइज छोड़ दिए हैं, और खाना पीना हमारा जंक फूड ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा है, ठीक है ना। सो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमें उस तरफ लेके जा रहे हैं कि हमारी जो यंगर पॉपुलेशन है, जो पहले होता था कि 60 साल के ऊपर वालों को शुगर ब्लड प्रेशर होता था, जी सर। अब आजकल आप देखेंगे कि आप 30, 40, 25 साल के लड़के लड़कियों में भी ब्लड प्रेशर और शुगर की शिकायत मिल रही है। जी सर। तो ये मेन कारण है जिस वजह से। और जो शुगर और ब्लड प्रेशर जो हैं, सबसे पहले हार्ट को तो जो भी प्रॉब्लम करेंगे ही, पर किडनी को सबसे पहले इफ़ेक्ट करते हैं। किडनी को, आँख को और पैरों को इफ़ेक्ट करते हैं। तो जब किडनी इफ़ेक्ट होती है तो पहले देखिए, आप क्या नॉर्मली जाएंगे तो आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल आएगा, बट आप बाकी के टेस्ट नहीं कराएंगे, फिर नज़रअंदाज कर दिए जाएंगे। तो यूरिन में प्रोटीन आना, यूरिन में शुगर आना, ये टेस्ट नॉर्मली नहीं लोग कराते क्योंकि उनको सिम्टम शुरू में नहीं आते हैं। बट जब तक किडनी 50 से 60% डैमेज नहीं हो जाती तो तब तक क्रिएटिनिन नहीं बढ़ती है और पता ही नहीं चलता, और सब लोग मानते हैं कि हमारी क्रिएटिनिन नॉर्मल, हमारी किडनी ठीक है, और तब तक कोई परहेज़ नहीं, कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं चेक कराना, कोई नॉर्मल शुगर चेक नहीं करानी। तो उस चक्कर में और फिर एकदम से किडनी फेलियर होता है और एकदम से क्रिएटिनिन बढ़ती है और फिर उस समय प्रेजेंट करते हैं। तो फिर जिस समय जो ऑप्शन होती है वैसा इलाज किया जाता है। अच्छा, तो ये मेन कारण है। तो अब आपका क्वेश्चन है किडनी को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, तो इसका यही है कि अपने को लाइफस्टाइल अपना बदलना पड़ेगा, अपने को डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। डाइट में हम जो कर सकते हैं, नमक, चीनी, तेल, जो एनिमल प्रोटीन है, जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है, स्पेशली रेड मीट जो है, ये हानिकारक होता है किडनी के लिए। कुछ नॉन वेजिटेरियन डाइट अच्छी भी होती हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन बुरी होती हैं। उसके बाद हमें रेगुलरली अपना जिसमें फैमिली हिस्ट्री है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है माँ और बाप को, तो उसको अपना ईयरली एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। करना क्या है, सिंपल एक क्रिएटिनिन का जांच करना, यूरिन रूटीन करना और एक ब्लड शुगर चेक करनी है, और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। रेगुलर लाइफस्टाइल में ऐसे नहीं कि बस सारा दिन बैठे रहने। आजकल क्या, कंप्यूटर का काम बहुत बढ़ गया है, आप अपने बिजनेस में हैं या आप अपने ऑफिस में सारा दिन बैठे रहते हैं, एक बार भी कुछ चलने की हिम्मत नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, और शाम को जाके घर जाके सो जाते हैं, नहीं समझे। तो बेसिकली ये है कि डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और रेगुलर चेकअप, स्पेशली जो फैमिली हिस्ट्री है जिनकी, जी सर, और जिनका वज़न ज़्यादा है, ठीक है, जिनका वज़न ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री है, ओल्ड एज हो गई है, उनको अपना रेगुलरली ये सारा कुछ मॉडिफाई करना और चेकअप कराना, और जब जैसा पकड़ा जाए ताकि इमीडिएटली डॉक्टर को सलाह लेके अपना इलाज शुरू करिए। जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, वरुण साहब, जो सिम्टम्स है किडनी ये इफ़ेक्ट होने के जो सिम्टम्स एक पेशेंट से नज़र आ रहे हैं उसको, तो जब उसका किडनी प्रॉब्लम हो जब रहा किडनी है, तो उसके सिम्टम्स क्या है? जब किडनी प्रॉब्लम शुरू होती है तो उस समय अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम नहीं होता। जैसे मैंने पहले बताया कि
बहुत देर तक तो पता ही नहीं चलेगा आपको, आपको लगा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ टेस्ट कराने, तो लेट हो जाता है। तो जब सच में सिम्टम्स आते हैं तो उसमें जनरली जैसे थकान रहती है, अरे मेरा काम करने को मन नहीं करता, मेरे को थकावट लगी रहती है, मेरे को भूख कम लगती है, मेरा जी मिचकाता है, उसको नौजिया वॉमिटिंग बोलते हैं कि हर खाना सामने पड़ा, खाना खाने का मन नहीं करता है, नहीं समझे जी सर। उसके बाद यूरिन में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कम आ रहा है मेरे को, कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पैरों पे सूजन है या मेरी आंखों में सूजन आ रही है, नहीं समझे, जी सर। कभी कभी मेरे जोड़ों में दर्द होता है, कई लोगों में ऐसे लाल लाल चत्थे बनने शुरू हो जाते हैं, नहीं समझे, कई लोगों को खुजली शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी में ड्राई स्किन रहती है, फेस थोड़ा सा काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये अर्ली सिम्टम्स हैं जो कि एक किडनी की बीमारी की शुरुआत है। और जब आप कभी इन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर चेक, ब्लड प्रेशर हायर साइड मिलता है, तब वहाँ से इनका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। बेसिक किडनी फंक्शन टेस्ट, सीबीसी, ब्लड प्रेशर, यूरिन के टेस्ट, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं, तो उससे पता चलता है कि किस स्टेज पे है वो किडनी। जी सर। फिर आगे किडनी के भी आगे स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 से लेके स्टेज 5 तक है। तो जिस स्टेज में हमने उस बीमारी को पकड़ा उसका इलाज उस हिसाब से होगा। अगर जल्दी पकड़ा गया तो जल्दी उसको फिर उसको वहीं पे रोका भी जा सकता है, उसकी डैमेज को, ठीक है ना, उसकी डैमेज को रोका जा सकता है। बट अगर वही है कि अगर आपने नज़रअंदाज किया, आप स्टेज 4 और स्टेज 5 में आए हैं, तो उस सब में फिर हमारे लिए एक डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ऑप्शन बचती है, नहीं समझे, और जिसका कि इलाज महंगा भी पड़ता है और उसके लिए फिर पेशेंट को तो प्रॉब्लम है ही है, फैमिली को भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए बेसिकली ये है कि हमें सबको आपस में सतर्क होना है, अवेयर होना है कि हमें अपना ख्याल खुद रखना है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, डाइट मॉडिफाई करना है, रेगुलर चेकअप कराना है, फैमिली हिस्ट्री अगर है, वेट ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है तो डॉक्टर को दिखाना है। जी सर। ये है। अच्छा, एक स्टेज डॉक्टर साहब पेशेंट का आता है कि उसको डॉक्टर साहब ये प्रिस्क्राइब कर रहा है कि डायरेक्शंस पास कर रहा है कि आप डायलिसिस करना है, आपको ये कंपलसरी है, आप इसके बगैर कोई चारा नहीं। ये कौन सा स्टेज होता है डायलिसिस का? हाँ, तो वही मैं जैसे बताया कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इसको बीमारी बोलते हैं। किडनी जब किडनी फेल होना शुरू होती है, इसकी 5 स्टेज होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। पहली, दूसरी में और तीसरी में दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं, नहीं समझे। चौथी और 5वीं में, चौथी में हम उनको समझा देते हैं कि भाई आपकी ये अगली स्टेज आने वाली है जी। जब आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाएगी, जैसे 5 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल भर बाद आपको अभी आपका क्रिएटिनिन यहाँ तक आ, जैसे क्रिएटिनिन नॉर्मली 5, 6, 7 के तक, जैसे 5 था फिर 6 हो गया फिर 7 हो गया, नॉर्मली 8 के बाद डायलिसिस की स्टेज आ जाती है। जी सर। नहीं समझे। तो बट कई लोगों को पहले भी सिर्फ एक क्रिएटिनिन ही नहीं होता जिससे हम ये देखते हैं कि डायलिसिस की जरूरत, पोटाशियम है, यूरिक एसिड है, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेज 4 में हम उनको बता दिया जाता है कि अब आपके डायलिसिस का टाइम आने वाला है, तो अब आप अपना उस हिसाब से फैमिली में डिस्कस करके अपना इंतज़ाम कर लीजिए, नहीं समझे। जी सर। जी सर। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि किडनी फेल होने के 5 स्टेज होते हैं। हाँ, तो अगर पहला स्टेज कौन सा होता है डॉक्टर साहब? पहला स्टेज ये है कि उसका एक GFR है, जैसे क्रिएटिनिन पे ही सिर्फ डिपेंड नहीं करता है कि क्रिएटिनिन का लेवल क्या है। अगर उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं कि GFR क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अगर वो 90 से ज़्यादा है, 90 से 120 के बीच में है तो वो स्टेज 1 होती है। उसके बाद फिर वो 60 से 90 के बीच में है तो स्टेज 2 होती है। फिर वो 30 से 60 के बीच में स्टेज 3 होता है। 3 में भी आगे A, B होता है। उसके बाद फिर वो जब 15 के नीचे आ जाता है तो वो स्टेज 5 हो जाती है, कि मतलब परमानेंट किडनी, एंड स्टेज रीनल फेलियर बोलते हैं उसको। किडनी बिल्कुल फेल हो गई है, मतलब कि कई उसमें भी आगे 2 तरह का है। कई पेशेंट बोलते हैं सर हमारा क्रिएटिनिन तो बढ़ रहा, हमें यूरिन तो पूरा आ रहा है। तो कई लोगों में यूरिन पूरा आता रहता है बट क्रिएटिनिन बढ़ती जाती है, कई लोगों में यूरिन भी नहीं आता और क्रिएटिनिन भी बढ़ती जाती है। तो 2 तरह का होता है ये। जी सर। यूरिन आने वाले को थोड़ी सी इतनी हेल्प हो जाती है कि हाँ उसको डायलिसिस का जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा कम रखना पड़ता है, कि हाँ भाई उसका यूरिन आ रहा है, चलो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कर लो। बट जिसका यूरिन नहीं आता फिर उसको कई बार हफ्ते में 3 बार भी डायलिसिस करना पड़ता है। जी सर। जी सर। अच्छा ये सर, जो ये डायलिसिस का प्रोटोकॉल है, तो इससे क्या किडनी रिफंक्शन दोबारा कर सकती है? देखिए कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं फंक्शनल हो सकती है जो टेम्परेरीली क्रिएटिनिन बढ़ती है। ठीक है, आपने चेकअप कराया, आप अपने अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलें और उन्होंने आपको बताया कि फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि ये
क्रिएटिनिन वापस आ सकती है, मतलब कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है ना। दो तरह में हम, जैसे किसी को मान लो कि यूरिन में इन्फेक्शन हुई बहुत ज़्यादा, या किसी को स्टोन था जो दोनों किडनी में अटक गया और उस वजह से क्रिएटिनिन बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि हमें जब तक हम स्टोन नहीं निकालते टेम्परेरली उसको डायलिसिस की ज़रूरत है। तो जैसे इन्फेक्शन होना, स्टोन होना और कुछ और बीमारियां होती हैं, कई बार आजकल नई नई बीमारियां आई हैं, तो उसमें हम टेम्परेरली 6 से 8 हफ्ते का कई बार डायलिसिस ज़रूरत होती है, धीरे धीरे क्रिएटिनिन वापस भी आ जाती है। पर उसका ये मतलब नहीं है कि डायलिसिस किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट है। बेसिकली डायलिसिस तो जो किडनी काम करती है वो काम कर रही है। भाई हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यूरिक एसिड है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, इनका एक बैलेंस बना रहना चाहिए। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो हमारी बॉडी ख़राब होती है। तो डायलिसिस मशीन से ये जितने भी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो यूरिक एसिड है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, इन सब का बैलेंस बना के रखा जाता है एक फ़िल्टर के थ्रू। नहीं समझे? जी सर, जी सर। तो बस यही डायलिसिस का काम है। अच्छा। तो अगर किसी का टेम्परेरली रीनल फेलियर है, किडनी फेलियर टेम्परेरली है किसी कारण में, और हम वो कारण की ट्रीटमेंट शुरू कर दिए हैं, बस उतने समय के लिए उसको एक डायलिसिस की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर धीरे धीरे अगर वो कारण रिवर्सिबल है, जैसे मैंने बताया कि स्टोन है तो स्टोन निकाल दिया तो पेशेंट की किडनी रिकवर कर जाएगी। एक किडनी में मान लो एक शुगर बढ़ गई एकदम से और उसकी किडनी में इन्फेक्शन हो गई, और हमने उसको शुगर की दवाई शुरू करी, इन्फेक्शन की दवाई शुरू करी, और धीरे 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 किडनी रिकवर कर गई और डायलिसिस की स्टेज से बाहर आ गई। तो ऐसे कारणों में तो ऐसा है कि हाँ वापस आ जाते हैं कुछ पेशेंट्स, फिर डायलिसिस भी कम होते हैं, कम हो जाता है, बंद भी हो जाता है। अच्छा, फिर एक स्टेज ऐसा आता है कि कभी ये जो डायलिसिस है ना, तो लिमिट क्रॉस कर जाता है। डायलिसिस का लिमिट जो होता है ना, किडनी फंक्शनल नहीं होती है डायलिसिस से, और एक लिमिट होती है जो क्रॉस हो जाती है, तो उसके बाद अल्टीमेट आपका वो ट्रांसप्लांट बन जाता है। नहीं, अब इसमें दो चीज़ें हैं। मतलब हम एक लास्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, जब हमने ये देख लिया कि अब किडनी रिकवर नहीं करेगी, अब इसको रेगुलर डायलिसिस की जरूरत है, तो इसको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। मतलब हमने किडनी का रिप्लेसमेंट ढूंढना है। अब दो तरीके हैं, एक है डायलिसिस, एक है ट्रांसप्लांट। राइट सर। तो अब ऐसा नहीं है कि जिसको किडनी फेल हो गई सबको ट्रांसप्लांट ही ऑफर कर दिया जाता है ना, या जिसको या सबको डायलिसिस ही ऑफर कर दिया जाता है। तो उस मरीज, हर मरीज अलग अलग है, तो उस मरीज की क्या उम्र है, उसकी क्या बीमारी है, उसकी क्या फिटनेस लेवल है ना, तो और उसकी उस समय उसकी घर की हालत कैसी है, तो ये सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए उसको उस तरह का ऑफ़र किया जाता है, उसको प्लान दिया जाता है कि भाई इस समय तेरे को डायलिसिस की ज़रूरत है, तुम स्टार्ट कर लो। बट क्योंकि तुम्हारी मान लो उम्र कम है, तो तुम्हारे लिए ये है कि अच्छी खासी लाइफ जीने के लिए तुम्हें ट्रांसप्लांट के लिए आगे फैमिली से बात करनी चाहिए, अपने लिए डोनर ढूंढना चाहिए, और अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो तुम्हारे लिए ट्रांसप्लांट तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे देगा। ऐसा नहीं है कि या तो ट्रांसप्लांट या डायलिसिस, ऐसा नहीं है। जब एक मरीज को किडनी फेलियर होता है तो शुरुआत में उसको हमें समझाना पड़ता है, उसको भी समझना पड़ता है, उसकी फैमिली को समझना पड़ता है कि फिर उसको डायलिसिस स्टार्ट कर दिया जाता है ताकि उसकी हेल्थ पे प्रॉब्लम ना आए कोई। अगर हम डायलिसिस नहीं करेंगे और हम वेट करते रहेंगे, हम ट्रांसप्लांट करेंगे और मान लीजिए उसका कोई इंतज़ाम नहीं हो पाता है, तो ऐसा नहीं कि उसको डायलिसिस ऑफ़र नहीं करना। डायलिसिस कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट उसमें ये है, उसमें पेशेंट को हफ्ते में 3 दिन पूरा दिन लगाना पड़ता है, और डायलिसिस सेंटर हर जगह अवेलेबल भी नहीं होते हैं, और कई बार डायलिसिस सेंटर में अच्छी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं। उसमें इन्फेक्शन होने का डर होता है, बीपी कम हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो और थोड़ा सा ये है कि 4-4, 5-5 घंटे वहाँ लेटना पड़ता है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता है। अब मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है, मतलब जो 75 ईयर ओल्ड है और उसको हार्ट प्रॉब्लम है और उसको बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो सर्जरी के लिए फिट नहीं है जी सर, और उसकी किडनी फेल है, तो हम उसको ट्रांसप्लांट ऑफ़र नहीं करते हैं। ठीक है, हम उसको बोलते हैं कि तुम एक अच्छा डायलिसिस करवाओ, अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट के अंडर, अच्छा फॉलोअप रखो, रेगुलर अपने टेस्ट कराओ, तो उसमें भी उसकी अच्छी खासी लाइफ निकल जाती है। ऐसा नहीं है। बेसिकली बात ये हो रही है कि किसको किस समय क्या चाहिए वो उसको देख के डिसाइड होता है। नहीं समझे? जी सर। हाँ, ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी आजकल जो डायलिसिस भी है, अच्छी क्वालिटी की अच्छी मशीन्स आ गई हैं, अच्छे उसमें प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, प्रोफाइल्स आ गए हैं। तो अगर किसी मरीज को किसी समय किसी वजह से ट्रांसप्लांट नहीं भी हो पा रहा है, तो अगर वो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर फॉलोअप करता है
और रेगुलर उसको डायलिसिस करता, अच्छा डायलिसिस, अच्छे डायलिसिस की मैं बार बार बता रहा हूँ, बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि अच्छा डायलिसिस। हमारे पास कई बार मरीज आते हैं कि सर हम तो 1 साल से डायलिसिस करते हैं, तो जब हमारे पास ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं तो 1 महीना हम जैसे डायलिसिस का जब तक उसका वर्कअप चलता है, तो वो बोलता है कि सर हमारे तो 4 डायलिसिस में हमें ताकत आ गई। तो इससे पता चलता है कि जो उसका डायलिसिस पहले हो रहा था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था। एडवांस्ड मतलब कि उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हाँ, हैं। जिसको अगर थोड़ा सा देख लिया जाए तो वो मतलब उससे उसकी सेहत बनी रहती है। मरीज आते हैं एकदम डिहाइड्रेटेड आते हैं, मतलब बिल्कुल, तो जब उसको 4-5 दिन, तो हमें 4-5-6 हफ्ते लग जाते हैं कई बार वो ऐसे पेशेंट को फिट करने के लिए ट्रांसप्लांट के लिए। जी सर, जी सर। तो ये है, तो हर मरीज अलग है, उसका समय अलग है, उसकी उम्र है, उसकी बीमारी है, तो ये सारी चीज़ों को देख के डिसाइड किया जाता है कि उस समय उसके लिए क्या सही रहेगा। जी सर, जी सर। अच्छा, जब फाइनली किडनी का जो ट्रांसप्लांटेशन आप डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को अब किडनी ट्रांसप्लांट के सिवा और कोई चारा नहीं है और कोई इलाज नहीं है, तो फिर डोनर भी ढूंढना पड़ता है वगैरह वगैरह, तो फिर आप किडनी वो ट्रांसप्लांट भी करते हैं, सक्सेसफुली हो जाता है, तो इसकी लाइफ कम कितनी बढ़ती है? नॉर्मली एक जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 15 से 20 साल है। अच्छा। मतलब कि हम एक लोग हमारे पास 25 साल 26 साल वाले भी आ रहे हैं अभी भी कि उनका लाइफ ठीक चल रही है, बट हम मिनिमम जो किताबों के हिसाब से, जो एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो डेटा के हिसाब से नॉर्मल एवरेज जो एक किडनी जो हमने ट्रांसप्लांट करी है, मतलब पेशेंट की लाइफ की नहीं बात कर रहा, किडनी ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, तो उसमें 15 से 20 साल नॉर्मली निकल जाती है। कई लोगों का 13 साल में भी ख़राब हो जाती है तो सेकंड ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, बट कई लोगों का 23 साल। आज ही हमने एक सुबह पेशेंट देखा जो श्रीनगर में, उसका 23 साल हो गए हैं। अच्छा। क्रिएटिनिन उसकी 1 चल रही है, ठीक है। 1999 में उसका ट्रांसप्लांट हुआ था, बिल्कुल फिट है। 45 साल का लड़का है, 20 साल की उम्र में उसकी ट्रांसप्लांट हुआ था। तो ऐसा नहीं है, तो ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको रेगुलर दवाई खानी है। कई पेशेंट भूल जाते हैं, ये भी है होता ना, है, और सही डॉक्टर के पास फॉलो अप नहीं करते हैं, तो इनकी दवाइयों का भी मेल जोल बना के रखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब पेशेंट की गलती से भी हो सकती हैं या डॉक्टर की गलती से भी हो सकता है कि उसको सही ट्रीटमेंट बाद में फॉलो अप में नहीं मिला, तो इससे तो ऑब्वियसली उसका जो ट्रांसप्लांट किडनी की लाइफ कम होएगी। अगर उसको सही सब चलता रहता है, उसका फॉलो अप सही चलता रहता है, तो अच्छी खासी लाइफ मिल जाती है कि पेशेंट अपनी फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आप मान लीजिए किसी एक 50 साल के व्यक्ति की बात करें, अगर हम उसको 50 साल की उम्र में हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं और उसको हम अनुमान लगाते हैं कि इसको 15 से 20 साल मिल गए, इसका मतलब उसने अपने बच्चों की या बाकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो पूरी कर सकता है ना वो अच्छे से। जहाँ की उसको हर बार डायलिसिस में जाना पड़ता था, उसके हफ्ते के 3 दिन जो उसके, देखो वो पेशेंट काम कर सकता है, वो 3 दिन डायलिसिस में अपना ऑफिस का काम नहीं कर सकता, अपनी नौकरी नहीं कर सकता, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकता, नहीं समझे? जी सर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें ऐसा है कि ओवरऑल अगर पेशेंट कोई ट्रांसप्लांट के लिए फिट है और तो उसको ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए, नहीं समझे? और अब हमारे पास पेशेंट आते हैं जो 20 साल की उम्र में ट्रांसप्लांट हुआ, 40 साल में तक उन्होंने बढ़िया जिया, 40 साल में उनकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम आई, उन्होंने सेकंड ट्रांसप्लांट किया, हमने सेकंड ट्रांसप्लांट के बाद 60 साल तक जिए, नहीं समझे? यानी कि हमारे पास ऑप्शन है। इवन अगर ट्रांसप्लांट किडनी 15 साल 13 साल 20 साल साइंटिफिकली प्रोसेस करें, हर तरह के इन्फेक्शन से बचें और फॉलो अप सही तरह से करें, एक अच्छी खासी एक सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलते रहें, सही तरीके से हम प्रोटोकॉल और नॉर्म्स पे अमल करें, तो लाइफ स्पैन इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई अच्छा खासा लाइफ निकल सकती है। 50 साल 60 साल 70 साल जैसे भी आदमी जी सकता है। जो नेचुरल लाइफ स्पैन है, जो नेचुरल एक बंदे की जो लाइफ होती है वो बंदा जी सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट जिसका एक पहले ही हुआ होगा, तो दूसरा उसका हो सकता है क्या? हाँ, दूसरा भी होता है, बड़े काम आराम से हो सकता है। हाँ, जैसे अगर किसी का, जैसे मैंने अभी बताया कि 20 साल की उम्र में ट्रांसप्लांट किया और मान लीजिए 40 45 50 साल की उम्र में उसका खराब हो गया या किडनी काम करना बंद कर देती है, तो उसका सेकंड ट्रांसप्लांट भी होता है और उसके बाद भी उसको उतना अच्छा खासा लाइफ और मिल जाएगा। हाँ,
ये तो बड़ी अचीवमेंट है सर। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए सर, आम जो कॉमन मैन है ये सही तरीके से फॉलोअप नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जनरल फिजिशियन के पास या जनरल फिजिशियन स्पेशलिस्ट के पास ट्रीटमेंट करवाने जाता है, वो सही उससे गाइडेंस नहीं कर पाते हैं कि भाई आपका मामला क्या है, आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या है, आपकी असल प्रॉब्लम क्या है, आपको जाना है तो जाना किसके पास। वही तो वो जो डिसीव करते हैं पेशेंट को, जो जनरल फिजिशियन होते हैं, जैसे कि वो अपने आप को समझते हैं कि हम हर तरह के डॉक्टर हैं, हम हर तरह के डॉक्टर हैं। ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी वो अपने आप को समझते हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट को भी अपने आप को समझिए। तो हर तरह का जो डिपार्टमेंट है ये हेल्थ में, ये मेडिसिन में, वो अपने आप को सब कुछ समझते हैं। वो सही तरीके से गाइडेंस नहीं कर पाते हैं कि एक किडनी पेशेंट को क्या करना चाहिए और किसके पास जाना चाहिए। आप किस नज़र से ऐसे डॉक्टरों को या बहसत एक सीनियर डॉक्टर, तो आपके क्या ख्याल आता है? देखिए ऐसा है कि जो मेडिसिन एक सब्जेक्ट बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और धीरे धीरे ये बढ़ता जा अलग अलग पहले ज़माने में जो एक जनरल फिजिशियन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिजिशियन होते थे और उनको हर तरह की नॉलेज होती थी और मोस्टली 99-100% वो सारी चीज़ें मैनेज कर पाते हैं। अभी क्या एक सब स्पेशलिटी का ज़माना आ गया कि गैस्ट्रो वाले अलग, नेफ्रो वाले अलग, कार्डियोलॉजी वाले अलग, सब में अपनी अपनी रिसर्च चल रही है, सुपर स्पेशलिस्ट बनते जा रहे हैं जिनको कि उस बीमारी के बारे में जनरल फिजिशियन से ज़्यादा पता है। मोर देन 99%। अब ये दोनों तरफ से ड्यूटी बनती है। एक तो मरीज की ड्यूटी बनती है कि वो सही बंदे से कोशिश करे कि सही बंदे के पास जाए, अगर मान लीजिए उसको इस तरह की बीमारी है और वो जाए। दूसरा ये है कि अगर कोई फिजिशियन उसको देख रहा है तो उसकी भी एक ये ड्यूटी बनती है कि जितनी उसकी लिमिट है वहाँ तक वो उसको ट्रीट करे। जो चीज़ के वो एक्सपर्ट नहीं है तो उसको सही समय पे उसको रेफ़र कर दिया जाए कि आप अपना इस डॉक्टर के पास जाके मिल लीजिए ताकि उसका भला हो सके टाइमली। क्योंकि किसी भी बीमारी में, मैं किडनी बीमारी नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम में न्यूरोलॉजी की आपको एक समय दिया जाता है। एक बीमारी आपको एक समय देती है, अगर उस समय के अंदर अंदर उसका सही टाइम पे इलाज हो जाए तो अच्छा खासा उसका ठीक हो सकता है, जीवन चलेगा। अगर मान लीजिए वो ऐसे ही घूमता रहता है तो फिर वो समय चला जाता है, फिर वो उसको एंड स्टेज ऑर्गन डिजीज़ बोलते हैं कि भाई अब तो क्या, अब जो ऑप्शन बचती हैं बस थोड़ी बहुत ऑप्शन बचती हैं। जी सर। अच्छा सर, डॉक्टर साहब, आप मेरे हिसाब से 30-40 साल से वाबस्ता रहे होंगे ये किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, बहसत स्पेशलिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट काम किए हैं। तो आप कोई ये मतलब कोई ऐसा पेशेंट आपके जीवन में आया होगा जिसने जैसे कि आपका दिल बहुत दुखी हो गया कि किसी डॉक्टर ने इसको सताया है या परेशान किया या धोखा दिया या लास्ट स्टेज पे आपके पास आ गया, उसने अपनी कहानी आपको बताई, ये बताइए कि वहाँ मेरा इलाज हुआ, फिर यहाँ मेरा इलाज हुआ, फिर यहाँ मेरा इलाज, फिर फाइनली उसका कोई इलाज जो ट्रीटमेंट प्लान है सही नहीं हुआ था। तो इसका तो कोई आपके पास मतलब कोई है विचार या कोई? उसमें यही है कि हम तो अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि जिस समय पेशेंट हमारे पास आया उस समय उसको बेस्ट दिया जाए, जो भी उसका हमारा। पर एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये रहता है कि किसी भी एक डॉक्टर की, कोई भी, चाहे ट्रांसप्लांट सर्जन की, चाहे नेफ्रोलॉजिस्ट की, या किसी भी स्पेशलिटी के बंदे की एक ड्यूटी बनती है कि जब वो एक मरीज़ देखता है उसका सारा रिकॉर्ड उसको पूरा पूछना है, अच्छे से टाइम लगाना पड़ता है उसमें कि उसको क्या ट्रीटमेंट मिली है, गलत मिली है, सही मिली है, उसका पूरा सीक्वेंस बनाना पड़ता है ताकि आपके पास जब आया वो मरीज़ तो उस समय उसके लिए एक बेस्ट प्लान बनाया जाए कि उस समय उसके लिए क्या बेस्ट है। यही हम उस समय कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने हबीबुल्ला साहब है जिसके तकरीबन 12-14 साल यहाँ लोकल डॉक्टरों ने लिए हैं ट्रीटमेंट पर, मगर किसी का कोई इलाज इस पर फिट नहीं हुआ है, सही नहीं लगा है। तो यहाँ तक कि इस अल्टीमेटली ये किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट बन गया, तो फिर इसका किडनी प्लांटेशन करना पड़ा। तो जब आपके पास आ गया तो आपने इसका सजेस्ट किया कि किडनी ट्रांसप्लांट करना है। चलो फिर क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ, मगर हबीबुल्ला साहब अभी इस वक्त हमारे साथ है, बिल्कुल बढ़िया तरह से अपना जीवन बिता रहा है। तो 12 साल जो डॉक्टरों ने इसको ऐसे वैसे में घुमा के इसको परेशान किया है, या इसका जो लाइफ है वो बर्बाद किया है, इन डॉक्टरों के लिए क्या मैसेज है आपका? तो मैं इन डॉक्टरों के लिए यही बोलूँगा कि आप
अगर आप जनरल फिजिशियन, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आपकी नॉलेज ही आपके पेशेंट के काम आएगी। आपको सही टाइम पे इनको सही जो इलाज चाहिए उसके पास इनको रेफ़र कर देना चाहिए, ताकि इनका सही टाइम पे सही स्टेज पे इलाज शुरू हो जाए, सो दैट कि जो हमारा एंड स्टेज आनी थी वो हमारी ना आए और पेशेंट का सही सही इलाज चलता रहे। तो इसमें तो यही एक मैसेज है कि एक किसी भी एक जनरल फिजिशियन की एक ये ड्यूटी बनती है कि अगर वो एक चीज़ देख रहा है, एक टेस्ट देख रहा है, तो उसको नेफ्रोलॉजी की ज़रूरत है, एंडोक्रिनोलॉजी की ज़रूरत है, खुद बल्कि बात करके, भाई हमको अपना आप कुलीग मानिए। अगर आपका कोई स्पेशलिस्ट है, सुपर स्पेशलिस्ट है, तो आप उनको अपना कुलीग मानिए, आप उनको कायदे से बल्कि कॉल करके लिख के सारा नोट बना के उसको रेफ़र कर दीजिए, सो दैट कि उसको टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए। जी सर, जी सर। अच्छा, अपने हबीबुल्लाह के पास सर 12 डॉक्टरों के नाम है जिन्होंने इसका तकरीबन लाखों रुपए लिया है, चाहे फीस की या दवाई की या बाकी तरह का ट्रीटमेंट प्लान में, तो वो तो लाखों रुपए बन रहे हैं और इसके 10-12 साल भी बने। तो फिर फाइनली ये 12 साल गए कहाँ? तो इसकी जिम्मेदारी भी डॉक्टर साहब को है ना, जो 12 साल इसने इसके लिए हैं। तो अगर वो, जैसे कि आप मैसेज दे रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या सुलूक करना चाहिए ऐसे डॉक्टरों के साथ जो एक जीवन को, एक जीवन जो दान मिला है ऊपर वाले की तरफ से, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? इसमें मैं इसको सलूक तो नहीं बोलूँगा, मैं तो इसमें ये बोलूँगा कि हमें एक सोसाइटी में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को ज़्यादा जानते हैं तो हम पूरी सोसाइटी में निकल के सब डॉक्टरों के साथ मिल के, जिनको इसके बारे में कम जानकारी है, तो हम उनको उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, एक सेमिनार ले सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं कि भाई ये बीमारी वाला पेशेंट अगर ऐसा आता है तो इसको यहाँ पे इस जगह पे इस समय रेफ़र करना है, ताकि उसका टाइमली इलाज हो सके। सबसे बड़ा इसका यही एक है कि इसको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। उसके लिए हम हरदम राजी हैं, आप जैसा बताएंगे हम उस सोसाइटी में घुस के उनसे बात करके उनके साथ मिल के, ताकि उनको भी जानकारी रहे कि वो अनदेखा ना करें उन चीज़ों को। ठीक है, जो चीज़ें देखने वाली थी उनको हम बताएं, ताकि सिर्फ हबीबुल्लाह जैसे नहीं, और भी जो मरीज़ जो मतलब अनदेखा या कुछ ऐसा करके ख़राब हो रहे हैं, तो उनको भी सही टाइम पे इलाज मिल जाए। जी सर, जी सर। अच्छा सर, ऐसे पेशेंट के लिए आपके पास कौन सी हमदर्दी है जिसके 3-4 साल खाली यहाँ पहले पेपर बनाने में लगते हैं, ट्रांसप्लांट या वो डोनर वगैरह? कभी कहते हैं कि तहसीलदार साहब के पास से लिख कर आ, डीसी साहब से लिख कर लिया, फिर उससे वहाँ से लिख कर लिया, 3 साल उसके उसी पे लग गए हैं। कि जैसे कि मेरे सामने एक पेशेंट की डेथ भी हुई है, डोनर तैयार था डोनेशन के लिए, मगर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। तो ये जो सिस्टम है अब अभी है ऐसा कुछ है कि नहीं? अभी जो हमारा जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट है जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है, वो काफ़ी उसमें सुधार लाए गए हैं। तो उसमें जो पहले काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी पेपर वर्क में, ऑन एन एवरेज जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम लोग 7 या 10 दिन में सारा काम कर लेते हैं, हो जाता है, सब कुछ हो जाता है आजकल। जैसे अब मान लीजिए मेरे पास किसी कश्मीर से पेशेंट आना है, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं उसका पहले ही सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट दे दिया जाए, ताकि वो कश्मीर में फटाफट बनवा के आ जाए। अभी तक जो हमारा कश्मीर का एक्सपीरियंस है, जो 7 साल पहले था, हमने देखा है कि इन 7 सालों में भी काफ़ी अब इम्प्रूवमेंट आ गई है। गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में भी काम होने लग गए हैं, तो लोग जल्दी जल्दी बनवा के आ रहे हैं अभी। और हमारी तरफ से भी हमने अपने आप को भी सुधार लिया है। जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो बहुत इजी हो गया है। 2-4 फॉर्म हैं, वो हम भी पेशेंट की पूरी हेल्प कर दी जाती है। उसको ऑनलाइन पूरे एफिडेविट का पूरा मैटर दे दिया जाता है, फॉर्म का मैटर दे दिया जाता है कि जो भी ये लॉज बोलते हैं उसके हिसाब से वो सारा करवा के ले आए, ताकि उसको वहाँ आके टाइम ना लगे। तो एवरेज 7 से 10 दिन में सब कुछ हो जाता है। अगर आप आज सोचते हैं कि हाँ मेरे को ट्रांसप्लांट कराना है, तो मेरे हिसाब से 7 या 10 दिन में कोई बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं है। ये भी हमें इस मीडिया के जरिए मैसेज देना है कि डरिए मत, आजकल कोई ज़्यादा कागजी कार्रवाई नहीं है। आजकल बहुत ही सीधे साधे से, अगर आपके पास एक नियर रिलेटिव है, जैसे कि माँ बाप, ब्रदर सिस्टर,
बेटा बेटी जी और सर। वाइफ, जी इसको सर। बोलते हैं नियर रिलेटिव। जी सर। इनके साथ तो कुछ खास प्रॉब्लम आती ही नहीं है, इनके साथ तो फटाफट हो जाता है। इवन जो सेकंड डिग्री रिलेटिव हैं, कि जैसे हमारी मदर की साइड में जो रिश्तेदार हैं और जो हमारे पापा की साइड में जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ भी बड़ी जल्दी ट्रांसप्लांट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जी सर। तो लोगों को डर है मन में कि हम पता नहीं कितने कागज बनाने पड़ेंगे। हाँ, कुछ हाँ। ज़्यादा कागज नहीं बनाने पड़ते हैं, 4 या 5 कागज बनाने पड़ते हैं, फटाफट हो जाता है। हो जाता है सर। हाँ। अच्छा सर, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, अभी आप 500 का बता रहे हैं कि जो मेजंता में, हरियाणा में, यूपी में या हिमाचल में आपने किए हैं, ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किए हैं और ट्रांसप्लांटेशन किए, सब सक्सेसफुल है, कामयाब है। और 132 के आसपास आप यहाँ कश्मीर में भी किए हैं अब। तो आप कहीं आपको दुख लगा कि किसी पेशेंट को बहुत सताया है किसी ने, फिर आप फाइनली आपके पास आकर आपका दिल कभी दुखी हुआ है? हाँ, तो देखिए बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारी स्टेट्स में से आते हैं कि कईयों की हिस्ट्री थोड़ी सी दर्दनाक होती है, तो हम उसको ट्राई करते हैं कि उसका जितनी उस समय हेल्प हो सके हम उसको उस हिसाब से करते हैं, ताकि उसका जल्दी से जल्दी इलाज हो सके और वो अपने गंदे जो पुरानी जो उसका पास्ट है उसको भूल सके। जी सर। यही है। जी सर, आपने अपना लोहा मनवाया है। हाँ। जी, प्राइवेट सेक्टर में आपने जॉब किया है, लोहा मनवाया है, यानी कि आपको अब रिकॉग्निशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं रशिया से आया हूँ, एक वो ट्रेडिशन चल गई है, कोई घोड़े पे चढ़ गया, कोई जहाज़ पे चढ़ गया। कोई जो घोड़े वाला समझता है कि वो जहाज़ पे गया तो मुझे भी जाना है, मैं कम से कम घोड़े पे ही चढ़ूँ। बांग्लादेश से डॉक्टर आ रहे हैं डोनेशन दे करके, रशिया से आ रहे हैं, यूक्रेन से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, बहुत सारी कंट्री से आ रहे हैं। एक मशरूम ग्रोथ हुई है डॉक्टर्स की, और कोई क्राइटेरिया भी ऐसा नहीं बना है कि जिसको हम डॉक्टर समझे, जो डॉक्टर हो या डॉक्टर जो लायक, जैसे कि आपने अपना जो फील्ड बनाया है प्राइवेट सेक्टर में, न कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये ऐसे ही फिर अपना जॉब तलाश देख रहे हैं, क्योंकि तनख्वाह तो ये सैलरी तो लेना ही लेना है, काम हो या ना हो, ऑपरेशन कामयाब हो या फेल हो, तो सैलरी तो लेना ही लेना है। करप्शन वगैरह भी करते हैं तो फिर गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं या वहाँ डोनेशन बन गई। ऐसे डॉक्टरों से क्या हम तवक्को रख सकते, क्या एक्सपेक्टेशन है ऐसे? देखिए, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पे जो पर्टिकुलरली मतलब ये हैं कि नेफ्रोलॉजी बात करें अगर आप, इवन जो गवर्नमेंट सेक्टर में नेफ्रोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, यहाँ पे बहुत अच्छी नेफ्रोलॉजी है और बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम सिर्फ डॉक्टर होने से नहीं होता है कि डॉक्टर अच्छा है या नहीं है, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है कि भाई एक अस्पताल आपने बनाया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। हालांकि वो धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव हुआ है। दूसरा ये है कि पेरिफेरी में कितनी फैसिलिटी दे दी। अब एक सेंटर मान लीजिए बनाया आपने और उसी में पूरा का पूरा स्टेट का लोड रख दिया, तो ऑब्वियसली एक अगर 4 या 5 डॉक्टर हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो वो कैसे एक 600 या 700 मरीज की ओपीडी को कैसे देखेंगे। एक 6 घंटे की ओपीडी होती है, तो उसमें 600 से 700 मरीज अगर आएंगे एक नेफ्रोलॉजी ओपीडी में मान लीजिए, तो वो 4 या 5 डॉक्टर मिलके कैसे देखेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि एक अच्छे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स पॉपुलेशन के हिसाब से बनाने चाहिए, ताकि पेशेंट को लो कॉस्ट में गवर्नमेंट सेटअप में अच्छी ट्रीटमेंट मिले और टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे उसको वेटिंग लिस्ट है, उसके लिए मेरे को नहीं लगता कि मैं किसी डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराऊंगा। वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की गलती है। वो सही है, वो किसी डॉक्टर की गलती नहीं है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, सिस्टम की गलती हाँ, है। ये सिस्टम हमको आपस में मिलके ही सबको मिलके बनाना है। गवर्नमेंट को और हमें सबको मिलके चलना पड़ेगा, तभी आगे बनेंगे। ऑब्वियसली इसमें जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उनका रोल तो है ही है सबसे आगे, तो वो अपनी अगर सर्विसेज देते रहेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता रहेगा, मेरे को नहीं लगता कि जैसे हबीबुल्लाह जी को प्रॉब्लम आई तो बाकी लोगों को आएगी। जी सर, यही है। तो अच्छा सर, रिलेटिंग सब्जेक्ट है प्रोस्टेट आपका, वो भी आपसे रिलेटेड है। प्रोस्टेट से किस तरह से आदमी
को बचना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड नहीं होना चाहिए, तो बचना चाहिए। नॉर्म्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है और ट्रीटमेंट तो क्या है? सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि प्रोस्टेट एक बीमारी नहीं है। जैसे लोग हमारे पास आते हैं, सर हमें ना प्रोस्टेट है। जी सर। तो प्रोस्टेट तो एक नॉर्मल ऑर्गन है किसी भी एक आदमी में, हमारे में, तुम्हारे में, सब में है प्रोस्टेट। किसी में छोटा है, किसी में बड़ा है। और प्रोस्टेट का होना कोई बीमारी नहीं, वो नॉर्मल अंग है। किसी को मान लो पेशाब की प्रॉब्लम आती है, जी सर। पेशाब कम आ रहा है, फ्लो कम है, बार बार आता है, रात को उठना पड़ता है, पेशाब लीकेज शुरू हो गया, पेशाब में बार इन्फेक्शन हो रही है, पेशाब में खून आ रहा है, तो ये बेसिक सिम्टम्स होते हैं किसी भी एक यूरोलॉजिक बीमारी के, ब्लैडर के हों या प्रोस्टेट के हों या किडनी में भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उसमें उसको बेसिकली चेकअप कराने जाना है, एक अल्ट्रासाउंड कराना है, यूरिन का टेस्ट कराना है, किडनी फंक्शन टेस्ट कराने हैं और प्रोस्टेट के टेस्ट कराने हैं। अगर उसमें ऐसा लगता है कि ये जो सिम्टम्स हैं ये प्रोस्टेट के कारण है। प्रोस्टेट के कारण सिम्टम्स कब होते हैं? कब होते हैं? जब प्रोस्टेट का एक साइज़ बढ़ जाता है और उसका जो आउटफ्लो है, जो पैसेज है वो थोड़ा सा सकरा टाइट हो जाता है, तो उसको फ्लो कम हो जाता है। अब हमारे पास मरीज आ जाते हैं, सर अल्ट्रासाउंड करवाई थी, हमारे पेट में दर्द था और हमारा ना प्रोस्टेट बढ़ा हुआ आया है। पर जब हम उसको पूछते हैं कि क्या तुम्हें यूरिन की दिक्कत है, वो बोला नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको प्रोस्टेट की बीमारी नहीं है। प्रोस्टेट हमारे जीवन में उम्र के साथ बढ़ता है और वो नॉर्मल है, उसका बढ़ना नॉर्मल है। नॉर्मल है सर। प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ना बीमारी नहीं होती है। हमारे पास बहुत सारे मरीज हैं जो 10 ग्राम का प्रोस्टेट, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और 150-200 ग्राम के प्रोस्टेट भी हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं समझे? जी सर। ये जो किसी को प्रॉब्लम है तो वो हाँ हो सकता है कि स्वाभाविक है कि किसी का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो उस वजह से है, बट ये जरूरी नहीं है कि प्रोस्टेट बढ़ने से ही प्रॉब्लम है। प्रोस्टेट के छोटे ग्लैंड में भी प्रॉब्लम आती है। नहीं समझे? इन्फेक्शन वगैरह की वजह से। इसको ऐसा, इसमें बचने की कोई ऐसी वो नहीं है। इसमें आप नॉर्मल जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल रखें अपना, और अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर का किसी को मान लो आपके फादर को या आपके परदादा को या ग्रैंडफादर को हिस्ट्री थी, तो उसमें कुछ टेस्ट होते हैं जो कि एक अर्ली एज पे करवा लेने चाहिए, ताकि हाँ आपको भी रिस्क होता है उसमें होने का। जैसे एक सिंपल सा टेस्ट है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि प्रोस्टेट के लिए, प्रोस्टेट कैंसर के लिए टेस्ट है। नॉर्मल उसके 4 से नीचे होना चाहिए। अगर वो प्रोस्टेट के स्पेसिफिक एंटीजन का टेस्ट बढ़ा हुआ आता है तो वो 2 प्रकार से हो सकता है, या तो वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या वो कैंसर की वजह से हो सकता है। और स्पेशली अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, तो उसी समय उसको आगे के टेस्ट करे जाते हैं। जैसे MRI करनी है और उसमें पता चल गया अगर कि प्रोस्टेट में कैंसर है, तो उसी समय उसका उसी स्टेज पे इलाज हो सकता है। और प्रोस्टेट का जो कैंसर है बिल्कुल क्योरेबल है अगर अर्ली स्टेज पे पाया जाए तो उसको फिर उसके बाद कोई ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फर्स्ट सेकंड पे क्योरेबल है, क्योरेबल है। थर्ड में भी काफ़ी हद तक क्योरेबल है कि मतलब प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिस वजह से मरीज की मृत्यु नहीं होती है, उसका इलाज हर स्टेज में है। ठीक है जी सर। ऐसा नहीं, बहुत ही कम पेशेंट्स हैं जो कि सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर की वजह से गए। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर तो उनको था बट उसका टाइमली इलाज कर दिया गया, चाहे किसी भी स्टेज में थे, बट वो अपनी नेचुरल कोर्स ऑफ डेथ्स में चले गए। नहीं समझे? तो इसलिए प्रोस्टेट के लिए तो यही है कि किसी को अगर सिम्टम्स हैं तो अपना आप किसी भी यूरोलॉजिस्ट से या नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलकर आप बेसिक टेस्ट करवाएं और उसके बाद उसका आगे इलाज करवाएं। प्रिकॉशंस क्या है? प्रिकॉशंस एज सच कुछ नहीं है, बस अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, फ्लूइड इनटेक अच्छा रखें ताकि आपको यूरिन की प्रॉब्लम कम आए, बस। और कुछ इसके लिए स्पेसिफिक टू प्रोस्टेट कोई ऐसा प्रिकॉशन कुछ नहीं होती है। अब जो इसका बढ़ने का जो ये सिलसिला है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड, इसको कुछ रोकने का भी नॉर्म्स? मैं वही बताया कि इसको रोकना क्यों है। जब प्रोस्टेट को बढ़ने दो, जब दिक्कत आएगी तो आएगी। वो तो मैं बताया, वो ग्रेड 1 में भी आ सकती है, ग्रेड 3 में भी आ सकती है, ग्रेड 1 में। तो हम ये, हमारा ये कहना मुश्किल है कि हाँ अगर हम इसको पहले ही रोक देते तो शायद इसकी तकलीफ ना आती। जी सर। नहीं समझे? ऐसा कुछ नहीं है। रिमूव कर सकते हैं इसका?
अगर किसी को सच में पता चल जाता है और हम उसको लेबल करते हैं कि हाँ ये प्रोस्टेट की वजह से है, उसमें भी मोस्ट ऑफ दी पेशेंट्स को दवाइयों से ट्रीट किया जा सकता है। जी सर। 10% या 20% लोगों को ही सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी अगर कॉम्प्लिकेशन बनने लग जाएं, भी प्रोस्टेट के कारण किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रही है, बार बार खून आ रहा है, पथरी बन रही है, किडनी पे इफेक्ट होना शुरू हो गया है, और या फिर उसको दवाइयों का असर नहीं आ रहा है, तो ये सारी 5-6 इंडिकेशन हैं जिसमें हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं। ये हो गया नॉर्मल प्रोस्टेट की बात। जी सर। और अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो उसमें हमें को पूरा प्रोस्टेट निकालना पड़ता है। उसके लिए पहले देखना पड़ता है कि निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अगर निकाल सकते हैं तो आजकल हम रोबोटिक सर्जरी करके उसको प्रोस्टेट कैंसर को निकाल दिया जाता है, उसके बाद भी उसका अच्छा खासा जीवन रहता है। जी सर। अच्छा, एक मैंने आपका टाइम ज़्यादा लिया, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं कि आपने प्राइवेट जॉब का ऑप्शन लिया है, आपके पास गवर्नमेंट जॉब का भी ऑप्शन था? हाँ, गवर्नमेंट जॉब का भी ऑप्शन था, प्राइवेट जॉब का भी लिया है ऑप्शन प्राइवेट था। जॉब। हाँ, हमने गवर्नमेंट भी किया है। ऐसा क्यों? जब गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन आपके सामने था, वहाँ आपका काम भी ज़्यादा नहीं हाँ। था, सैलरी भी बहुत थी और मज़े लेते? नहीं, तो जहाँ पे हमें गवर्नमेंट जॉब मिली वहाँ पे हमारा घर का वो नहीं था, मतलब हमारी जो फैमिली थी वहाँ पे नहीं आ सकती थी, और जहाँ हमारी फैमिली थी वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक प्राइवेट जॉब का ऑप्शन था। तो हमारे को ऑब्वियसली फैमिली को प्रायोरिटी देना था, तो इसलिए हम प्राइवेट जॉब में घुस गए। तो हम लोग अभी भी मतलब बीच बीच में पूरा गवर्नमेंट जॉब के स्टाइल में ही काम करते हैं, कि हम ऐसा नहीं है कि जो लोगों का जो नॉर्मल नज़रिया बना हुआ है कि ये तो प्राइवेट डॉक्टर हैं तो इनको तो अपना ही कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम आज भी अपने प्रिंसिपल्स को मेंटेन करे हुए हैं, तो जिसको जिस पेशेंट को जैसा इलाज चाहिए वैसा ही चाहिए दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो आपने प्राइवेट तो जॉब बेसिकली इसको इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस बोलते हैं, कि इवन अगर हम प्राइवेट जॉब में हैं तब भी हम एक इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड बना के रखे हैं। जैसे हमने गवर्नमेंट सरकारी अस्पतालों में हमारी ट्रेनिंग हुई है, तो जो वहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे सीनियर्स ने हमने सिखाए हैं, तो वही हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि अगर आप प्राइवेट जॉब में रह के अपने प्रिंसिपल्स मेंटेन करते हैं कि वो गलत है। अच्छा, जो आप ऑप्शन लिए हैं प्राइवेट जॉब का, तो आपसे पर्सनल मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आप अपने हिसाब से क्या समझते हैं कि आप प्राइवेट में ज़्यादा सर्विस देना पसंद कर रहे हैं, या दे सकते थे लोगों को, या गवर्नमेंट जॉब में दे सकते थे लोगों को? सर्विस क्या लगी आपको, कहाँ अच्छी आपने पाई है सर्विस, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में? नहीं, ऐसा नहीं है, वही बात है, गवर्नमेंट सेटअप में अपनी एक अलग मजबूरियाँ होती हैं, अपनी एक अलग स्टाइल होता है। प्राइवेट सेटअप में अपनी एक अलग स्ट्रगल होती है, अलग अपनी मजबूरियाँ होती हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप अगर किसी भी सेटअप में आप घुस जाएं तो आपको अपनी डेडिकेशन नहीं छोड़ना है। बात समझे? अगर आप ऐसा नहीं कि बस प्राइवेट जॉब में घुस गए, तो आपके पास अगर कोई गवर्नमेंट सेटअप के लायक जो मरीज है, अगर जो फाइनेंशियली वीक है, तो अगर आपके पास आता है तो आप उसको ट्रीट ना करें, ऐसा नहीं है। या फिर गवर्नमेंट जॉब के पास अगर आप हैं और आपके पास एक हाई एंड पेशेंट आ जाते हैं जो कि पेइंग कैपेसिटी रखते हैं, कि उनको आप अलग तरीके से ट्रीट करो, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली चाहे आप गवर्नमेंट में हैं चाहे आप प्राइवेट, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आपको दोनों सेटअप में एक अच्छा करके निकलना है। जिस समय आप जहाँ पे हैं आपको उसको लॉयल रहना है, ठीक है? बाकी समय और आपकी अपनी जो मजबूरियाँ आपको कहाँ ले जाती हैं वो समय बताता है। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है डॉक्टर साहब, जो प्राइवेट सेक्टर, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है। प्राइवेट सेटअप में देखिए स्ट्रगल इसलिए ज़्यादा है कि बहुत कंपटीशन बढ़ता है। बिल्कुल, आपको जैसे कि ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर काम किया तो नहीं किया, कोई पूछने वाला नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट सेटअप में जो सुपर स्पेशलिटी सेटअप्स हैं, अब जैसे श्रीनगर में इतने अच्छे सेटअप्स हैं, SMHS है, स्किम्स हैं, बहुत अच्छे सेटअप्स हैं, हमारे बहुत अच्छे कोलीग्स हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे अलग चैलेंज है कि आपको एक टीचिंग भी करनी है, जो आपके अंडर डिग्री करने आ रहे हैं उनको भी पढ़ाना है, और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहना है। प्राइवेट सेटअप में इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग और टेक्नोलॉजी तो है ही है, बट आपको अपने आप को प्रूव करना है कि मैं बाकी जो लोग मेरे साथ बैठे हैं उनसे मैं बेटर हूँ। तो आपको एक पेशेंट पूल बनाने के लिए अलग स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो प्राइवेट सेटअप में सिर्फ एक अपना नाम बनाने के लिए एक अलग से स्ट्रगल करनी पड़ती है। गवर्नमेंट सेटअप में ये है कि हाँ, आपको पेशेंट्स तो मिल जाते हैं, बट आपको अच्छा भी होना पड़ेगा, तभी आपको आपका नाम बनेगा।
तो गवर्नमेंट सेटअप आपको पेशेंट तो दे देता है, बट नाम बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। प्राइवेट सेटअप में आपको पेशेंट भी बनाने पड़ते हैं और नाम मेहनत भी करनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, उस डॉक्टर साहब को आप किस नज़र से देखते हैं जो काम सरकारी करता है और पेशेंट गवर्नमेंट अस्पताल में देखता है, और वहाँ पेशेंट को एडवाइस करता है आप मेरे प्राइवेट क्लिनिक पर आ जाइए? किस नज़र से देखेंगे ऐसे डॉक्टर को आप? देखिए, ये तो गलत है कि अगर आपको, मैं जैसे पहले ही बताया कि जिस समय आप जहाँ पे हैं आपको उसको लॉयल रहना चाहिए, नहीं समझे? आपको दोनों को मिक्स नहीं करना है। या तो आप अपना गवर्नमेंट, अगर आपको जॉब नहीं पसंद है, आपको जॉब नहीं कर पा रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या तो आपको सरकार अलाउ करती है कि भाई आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, बट उस समय आप सरकारी जितना आप टाइम डिवोट कर रहे हैं वो भी पूरा करिए, और जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उसको अपना टाइम देना आपको दे दीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके बदले में ये नहीं होना चाहिए कि आपके जो गवर्नमेंट सेटअप के जो पेशेंट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं, नहीं समझे? ये जो आप बात कर रहे हैं कि हाँ मैं यहाँ नहीं देखूँगा वहाँ आ जाइए, ये तो मेरे को लगता नहीं कि ये ठीक बात है। जो वहाँ आया उसको वहाँ देखिए, जो जहाँ आया वहाँ देखिए। पेशेंट का जहाँ आ गया वहाँ देख लीजिए, उसको फुल फ्लेज वहीं देना पड़ेगा ट्रीटमेंट। तो मेरा ज़ाती ख्याल है, मुझे लगता है ऐसा डॉक्टर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट को देखता है और प्राइवेट क्लिनिक पे उनको आने को कहता है, मैं उसको डॉक्टर नहीं कहूँगा, मैं उसको दलाल कहूँगा। नहीं, मैं उसको दलाल कहूँगा। इसमें मैं आप आपसे माने या ना थोड़ा सा, माने, नहीं, मैं इसको थोड़ा सा अलग रहूँगा। गवर्नमेंट सेटअप की अपनी एक लिमिटेशन है। मान लीजिए कि उसकी एक ओपीडी 4-5 बजे ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद एक डॉक्टर जिसको प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है और वो शाम को कहीं जाके ओपीडी करता है फॉर एग्जांपल, तो मेरे का नज़रिया ये रहेगा कि अगर कोई पेशेंट उस समय वहाँ नहीं जा पाया और उसने वो पेशेंट वहाँ देख लिया, तो उसको देख के उसको सही जगह पे एडमिट करवा दिया, तो मेरे को लगता है कि उन पेशेंट्स की उस समय वो हेल्प हो गई सर, बिल्कुल हेल्प हो गई ना। तो उससे उसको डॉक्टर भी मिल गया और उसको सही जगह पे रेफरल भी मिल गया, नहीं समझे? राइट सर। तो मैं तो इसको इस नज़रिए से देखता हूँ। हाँ, अब उसको किस नज़रिया से देखते हैं आप? किसको? मैं गवर्नमेंट क्लिनिक पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पेशेंट को प्राइवेट में बोलता हूँ मेरे क्लिनिक पर आओ, वो मेरा तो अपना प्राइवेट क्लिनिक भी हो। वही है कि पेशेंट अगर खुद से प्राइवेट में आया है आपके पास तो वो तो ठीक है, बट अगर ये नहीं है कि हाँ वहाँ आया और आपने उसको डाइवर्ट वहाँ किया, ये गलत है। ये गलत है। ऐसे डॉक्टर को क्या कहेंगे हम? वही मैं बोला, ये गलत है, ये गलत है, गलत है। हाँ, मतलब लॉयल्टी रखनी चाहिए। जो ट्रस्ट होता है ना, एक पेशेंट का जो ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है, वो अपना सब कुछ उसका जो होता है ना, वो एक तो अल्लाह फिर भगवान उस पर होता है, तब फिर फाइनली वो डॉक्टर पे आ जाता है। जब डॉक्टर साहब इसको ऐसे बेचने को, चाहे सीटी स्कैन का कमीशन ले लेगा, तो अल्ट्रासाउंड का कमीशन ले लेगा, सीबीसी का कमीशन ले लेगा, या और बहुत सारे ये क्लिनिकल प्रोसेस है, उसमें कमीशन पे कमीशन, तो ऐसे को क्या डॉक्टर कहेंगे? देखिए, कमीशन तो वही है कि आपका ज़मीर आपको कहाँ तक अलाउ करता है वो आपको देखना चाहिए। वही बता रहे हैं ना कि एक खुदा ने आपको एक ये दिया है मस्तिष्क कि आपको हमेशा वो बोलता है कि हाँ यार ये चीज़ गलत है, बट फिर भी आप गलत जाके करेंगे तो वो तो फिर अपने पाप का भोगी होगा फिर। अब उसके बारे में हम क्या बोलें? सबको पता होता है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ठीक है? हम चाह के भी गलत करते हैं समटाइम्स, तो ये नहीं करना चाहिए, नहीं समझे? अगर आपको, मतलब हम तो इससे यही मांगते हैं कि हमने आज तक देखा है कि जिस समय जो चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो भगवान आपको दे देता है, तो एक्स्ट्रा कुछ करके कुछ मिलता नहीं है, नहीं समझे? क्या पता अगले दिन आपका एक्सीडेंट हो जाए तो वो पैसा आपका चला जाए, तो ये कुछ नहीं पता आपको क्या है। तो जो नॉर्मल प्रोसेस है अपना कंटिन्यू करिए, नॉर्मल काम करिए, जिसको जिस समय जो ज़रूरत है उसको उतना ही करना चाहिए। तो और मेडिसिन में हायर होते हैं, कंपनीज हायर कर लेते हैं डॉक्टर साहब। देखिए, वही है कि ये तो बिज़नेस की बातें हैं। जी। ये मेरे को नहीं लगता कि ये मतलब इसको मेरे इससे कोई रिलेटेड हैं। देखिए, अब आप सिर्फ डॉक्टरी में नहीं, आप एक नॉर्मल बैंक में चले जाइए, वहाँ भी आपको सब लोग तंग करते हैं। 5 बजे के बाद आपको कोई बैंक फैसिलिटी नहीं है इस देश में, कोई फैसिलिटी नहीं है। कहाँ फिज़िकल बैंकिंग तो नहीं है, सिर्फ एक डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिसमें आपको फिर भी डॉक्टर मिल जाएगा। इमरजेंसी
कोई इमरजेंसी बैंक आपने कभी देखा है? कभी नहीं देखा ना इमरजेंसी बैंक। हो सकता है मेरे को रात को एकदम से मेरे को इलाज करवाना और मेरे को लाख रुपए निकालने हैं कैश, कोई मेरे को बैंक एम्प्लॉई आएगा निकालने के लिए? कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा। एटीएम है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना कि इमरजेंसी तो किसी भी टाइप की हो सकती है। तो सिर्फ एक डॉक्टरी पेशे को ही नहीं देखना चाहिए कि हाँ यार ये लोग कमीशन खाते हैं या ये टेस्ट करते हैं। लैब वाले को भी देखना चाहिए, अपना रेट्स कम करे जी। लेबोरेटरी पर्सन तो डॉक्टर नहीं है ना जी सर। लैब वाला रेट कम करे, सिटी स्कैन वाला रेट कम करे। जी सर। अल्टीमेटली ये तो इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में तो सबको लेना पड़ेगा, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है जी सर, सबको आना पड़ेगा। गवर्नमेंट को, प्राइवेट कंपनीज को, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं। कोई डॉक्टर तो एमआरआई नहीं बनाया ना, एमआरआई क्यों मशीन इतनी महंगी है, उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्यों नहीं बताई जाती? जी सर। नहीं समझे? अब आप एक सीबीसी का टेस्ट करवाएंगे, कहीं पे 10 रुपए में हो जाता है, कहीं में 600 रुपए का भी होता है। तो वो तो एक अपना अपना रेट है, नहीं समझे? इसमें तो इसमें मेरे को नहीं लगता है कि जैसे कि कंट्रोल है एक हॉस्पिटल का जब परमिशन मिलता है, हाँ उसके देखिए नॉर्म्स और क्राइटेरिया बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। अपने देश ने, गवर्नमेंट ने अपना लैब एक्रेडिटेड उसके क्राइटेरियाज बना रखे हैं कि जो स्टैंडर्ड लैब है उसमें ये सब हैं। अब उसके खर्चे भी बढ़ते हैं। आपको अपना एक क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको ऑब्वियसली अच्छी मशीन लगाएंगे तो आपको उसका रेट ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब इसमें उस ना तो लैब वाले की गलती है, वो तो अपनी क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, बट मरीज क्या बोलते हैं, देखो इतना महंगा लगाया। नहीं समझे? जी सर। अब गवर्नमेंट में आप जाएंगे, आपके फ्री हो जाएंगे, तो जाओ करवाओ, गवर्नमेंट से करवा लो। बट उसमें अपना है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस उतने नहीं हैं, तो जितना हो पाएगा उतना वो भी करते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब अच्छा लगता है कि हमें एक तरफा सोच नहीं रखनी चाहिए, हमें उल्टी सोच को भी आगे, जैसे मतलब आपका रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मीडिया का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक तरफा ना करके हमें दोनों तरफ से एफर्ट करना चाहिए कि भाई कॉस्ट, जो ऑब्वियसली एक हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स आजकल बहुत ख़राब हो गई है। मैं हेल्थ केयर से बिलोंग करता हूँ, तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कॉस्ट से परेशान हैं। ठीक है, तो कॉस्ट को हम ये क्यों बोलते हैं कि ये डॉक्टर की वजह से ही कॉस्ट बढ़ी है? मतलब मेरे को लगता है कि मीडिया का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है कि अगर बाकी चीज़ों को देखा जाए कि कहाँ कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट कहाँ बढ़ रही है, इसको बैलेंस कहाँ पे करना है। मोस्ट ऑफ दी जो बड़े अस्पताल हैं पूरे इंडिया में वो डॉक्टरों के नहीं हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के हैं। आप उनको उनके साथ बात करिए ना, उनके साथ बात करिए कि उन्होंने इतनी कॉस्ट क्यों रखी। डॉक्टर को तो पे रखा जाता है, नहीं समझे? तो ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है कि दोनों तरफ से होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स को तो एक अलग डील रखना चाहिए, पेशेंट केयर को एक अलग रखना चाहिए, और दोनों को अगर इकोनॉमिक्स अच्छी हो जाती है ऑब्वियसली पेशेंट केयर तो बेटर होगी, जिनको नहीं मिल पाती है वो ले पाएंगे। जी सर। अच्छा, अब फाइनली हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं, मगर एक और सवाल है हबीबुल्लाह साहब की तरफ से, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हबीबुल्लाह साहब ने मेरे से कहा है, एक मुलाकात में मैंने 12 डॉक्टरों से कंसल्टेशन ली है, और जब मेरी तकलीफ़ बढ़ गई है मैंने एक एक करके उनको फ़ोन किया, मगर किसी ने रेस्पॉन्ड नहीं दिया है। तो ऐसे डॉक्टरों को क्या कहें? हाँ वही है, अगर उसने उस समय सही इलाज नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि वो अब उनको शर्म आ रही है। हाँ, कि मतलब अब उनका इलाज अच्छा हो गया। अगर वो सच में गलत थे, है ना, तो और वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो ये तो इनडायरेक्ट एविडेंस है कि हाँ भाई अब वो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। यही है। तो आप फ़ोन पे बात करते हैं? हम तो नॉर्मली पहले ही बता दिए कि हम तो जो जितनी कोशिश होती है हम तो हमेशा फ़ोन बात ज़्यादा से ज़्यादा मामले फ़ोन ही मोस्ट ऑफ दी, और हमारे कोलीग्स भी, हम सब की जो भी हमारा है, जो हमारे तरह काम करते हैं, तो सबकी आदत यही है कि हाँ जितना मैक्सिमम हो सके उसको, पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जी सर, जी। अच्छा, कश्मीर का दौरा कब कब होता है आपका ट्रिप? कश्मीर का हमारा महीने में 2 बार करते हैं। अच्छा, महीने में 2। कौन सी डेट पे? फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे होता है। अच्छा, फर्स्ट एंड थर्ड। एक बार हम नॉर्थ कश्मीर में आ जाते हैं, एक बार हम साउथ कश्मीर चले जाते हैं। जी। तो आपका कोई फ़ोन नंबर वगैरह?
नहीं, हमारा contact फ़ोन का? नंबर ये है कि हम तो मोहिद्दीन साहब के अच्छा, वो अच्छा, हैं, अच्छा, आभारी हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया। अच्छा अच्छा। तो हम सोपोर में मदीना मेडिकेट, इन्हीं का मदीना मदीना सोपोर। मेडिकेट में आते हैं। तो ये नॉर्थ कश्मीर कवर हो जाता है। तो इसमें बारामुल्ला के, बांडीपोरा के जो भी एरियाज़ हैं सारे, यहाँ पे लोग पेशेंट आके हमारे से दिखा के चले जाते हैं, ठीक है ना। और उधर हम अनंतनाग में जाते हैं, इस्लामाबाद में चीनी चौक में, वहाँ पे ब्रिज बिहारा के, श्री गुफवारा के, पहलगाम के, अच्छा बल के, कोलगाम के, कोकरनाग के, बानीहाल के सारे पेशेंट्स वहाँ आ जाते हैं। जी सर। और कुछ पेशेंट्स हम श्रीनगर में देख लेते हैं। और बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारे जो नेफ्रोलॉजिस्ट कोलीग्स हैं, जो कि हमने उनको ईयर मार्क कर रखा है कि अच्छे बंदे हैं, तो अगर हम अवेलेबल नहीं होते हैं तो हम उनसे बात करके इमीडिएटली पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और आज तक हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है कि अगर हमारा कोई देखा हुआ पेशेंट, उसको प्रॉब्लम आई, तो यहाँ के जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अच्छे से देखा, उसको टाइमली ट्रीटमेंट दिया। बट मैं वही जो आपकी बात थी कि यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस समय किसको किसके पास भेजना है ना, वो इम्पोर्टेंट है ताकि उसका इलाज हो पाए। हाँ, पेशेंट को सही टाइम पे सही दवाई मिली तो पेशेंट बच गया। हाँ, बच गया। तो पेशेंट को सही टाइम पे सही दवाई नहीं मिली तो पेशेंट मर गया। हाँ, बाकी तो ये दोनों चीज़ें डॉक्टर साहब के हाथ में है। हाँ, है ना। इसकी जिम्मेदारी आप पर है। जिम्मेदारी अच्छा, पूरी है। तो आपसे सर इजाज़त लेते हैं कि आपने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि एक डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी क्या है, डॉक्टर साहब को किस तरह से पेशेंट को देखना है, तो किस तरह का अप्रोच डॉक्टर साहब को होना है, और किस तरह से पेशेंट के साथ पेश भी आना है, और कहीं भी कोई भी पेशेंट फ़ोन करे उसका रेस्पॉन्ड करना है, क्योंकि ये लाइफ लाइन है जो एक बिटवीन होती है, पेशेंट और डॉक्टर के बिटवीन होती है। हाँ, तो यही इस प्रोफेशन का डिफरेंस है बाकी प्रोफेशन से। जी, तो बिल्कुल, क्योंकि हम डील कर रहे हैं लाइफ को डायरेक्टली। जी जी। और आपसे यही गुजारिश है कि आखिर में आप कौन सा मैसेज उन पेशेंटों को देंगे जो आपने ठीक किए और जो अभी ठीक भी नहीं हुए हैं, उनको क्या कहेंगे आप कि क्या करना है आप, और उन डॉक्टरों को भी क्या कहेंगे आप, तो जो ऐसे में नहीं, मतलब यही है कि देखिए, जो पेशेंट ठीक हुए हैं, हम तो हर बार नहीं आ पाते हैं, तो जो अच्छे लोकली अवेलेबल डॉक्टर्स हैं, हम उनके साथ उनको मिला दिया जाता है, फ़ोन पे उनसे बात करके उसको टाइमली ट्रीटमेंट दिला दी जाती है। तो पेशेंट के लिए तो यही मैसेज है कि भाई आपको भी सतर्क रहना है, आपको भी थोड़ा बहुत रखना है कि हाँ मेरे को कहाँ जाना है। ऐसे नहीं है कि यार ऑब्वियसली अगर आपका सिर दुखेगा और आप किसी जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे तो उसको आप बैकग्राउंड ही नहीं बताएंगे कि मैं किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट हूँ, तो जनरल दवाई लिखेगा। अब इसके उल्ट ये है कि फिजिशियन की भी ड्यूटी बनती है उसको पूछना कि उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या वो किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट है या नहीं है, ताकि उसको उस हिसाब से रेफ़र किया जाए। तो दोनों तरफ से ही है। तो पेशेंट के लिए ये है कि अपना रेगुलर फॉलोअप रखिए, सही डॉक्टर के से मिलिए, टाइम पे मिलिए। और डॉक्टरों से ये है कि अगर आप उस फील्ड से नहीं बिलोंग करते हैं तो आपको जो उसका स्पेशलिस्ट है उसको रेफ़र कर दिया जाए ताकि उसका ट्रीटमेंट हो जाए। जी सर। अच्छा, फाइनली आपने 30-40 साल से हेल्थ केयर में काम किया है? नहीं, 30-40 साल तो नहीं, अराउंड 15-20 साल हो गए हैं। अच्छा, 15-20 साल हुए हैं हेल्थ केयर में आप काम किए हैं या कर भी रहे हैं। कहीं आपको ऐसी कोई खुशी मिली है कि आपने कोई भला काम किया हो? हाँ, हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं कि हमने मतलब इवन जो कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी मतलब बिल्कुल ही बुरी हालत थी, प्राइवेट सेटअप में रह के भी हमने उस लिमिटेशन को क्रॉस करके हमने उसकी आउट ऑफ द वे जाके उसको किया। और सिर्फ मैंने ही नहीं किया, जिनको हमने, जैसे मान लीजिए उसको हार्ट की इलाज थी तो हमने अपने कोलीग से बात करके उसका इलाज करवाया, उसको मेडिसिन की ज़रूरत थी तो हमने कंपनी से बात करके उसको मेडिसिन दिलवाई, उसको टेस्टों की ज़रूरत थी तो टेस्ट करवाए। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं, तो ये करने भी पड़ते हैं हम, और करेंगे हमने, और करना क्या, यही तो करना है, यही हमारा काम है। मेरा मानना है कि डॉक्टर साहब के हाथ में दोनों चीज़ें हैं, पाप भी 1 सेकंड में कमा सकता है और पुण्य भी कमा सकता है। ये तो दोनों चीज़ें हैं, मगर वो सेकंडों में कमा सकता है। हाँ, ये हम सबके लिए लागू होता है। सबके लिए, मगर डॉक्टर साहब के हाथ में ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। अगर आप पुण्य कमाएंगे तो दिन में
100 लोगों 200 लोगों के बराबर कमा सकते हाँ हैं। नहीं सही बात है। अगर आप कमाना चाहेंगे तो दिन में हज़ारों लोगों के बराबर कमाएंगे आप। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, जानकारी भी अच्छी तरह से दी है। तो उन पेशेंटों का भी मेरी तरफ से यही गुजारिश है कि आप ऐसे डॉक्टरों के पास मत जाइए जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो आपको डिसीव कर रहे हैं, जो आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाने को मना कर रहे हैं या और सही रास्ते पे नहीं डाल रहे हैं। तो ये डॉक्टर साहब है, मित्तल साहब है, इनकी जो बातें हैं, एक एक बात है, एक मिलियन रुपए की बात है। इनकी बात पे आप ध्यान दीजिए। मैंने ये नहीं कहता हूँ कि इन्हीं के पास जाइए, मगर इन्होंने जो बातें की है वो मिलियंस ऑफ रुपीज़ की है। तो आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और नाज़रीन का भी शुक्रिया।